नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 10 नवंबर को सेक्टर 18 जिला बॉर्डर, बोटेनिकल गार्डन, एडवांट मॉल और परिचौक समेत अन्य भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया और उनके साथ अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र, डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद, डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी और डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मिया खान भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था का गहन तरीके से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बॉर्डर, मॉल, बाजार, मेट्रो स्टेशनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों में सघन चेकिंग, पेट्रोलिंग और बीडीडीएस टीम और स्निफर डॉग स्क्वाड की मदद से सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को आम जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने और कानून व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया। उधर जनपद बाराबंकी में 1734 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास एवं अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रमाण पत्र के वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। लेकिन आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है, जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके
हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। याद करिए, जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस गीत का विरोध किया जा रहा है। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। याद करना, यह देश का इतिहास इस बात का गवाह है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो देश गुलाम हुआ, ये ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया था। पहले इस देश में आकर के विदेशी ताकतों ने, विदेशी विधर्मियों ने इस देश में आकर के पहले हमें आपस में लड़ाने का काम किया था, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया था। जातीय सेनाएं खड़ी की थी, ये जातीय सेनाएं ऐसे ही लड़ा लड़ा करके पूरी ताकत को कमजोर कर दी, और बाद में फिर बीच में घुस करके एक पक्ष को अपने साथ जोड़ करके ये दिखाने का कार्य करती थी कि वह उनके हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में हितैषी नहीं थे, वह तो देश पर काबिज करने के लिए आए थे। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल पढ़ने की नहीं, आत्मावलोकन का एक अवसर भी हम सबको देता है। इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए, और इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करके आगे के भविष्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें योगदान देना चाहिए। और इसीलिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आज भारत एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में भारत की जो यात्रा निकल रही है, बहुत शानदार यात्रा के साथ भारत आगे बढ़ा है। बहुत शानदार यात्रा, ये यात्रा जिसमें विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और विरासत का सम्मान भी है। आप सोचिए, विरासत का सम्मान, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सम्मान देने का काम स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल जी ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया। आपने देखा होगा 31 अक्टूबर को प्रत्येक जनपद में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ, यानी राष्ट्रीय एकता दौड़ का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ जुड़े थे। और यही नहीं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा किसी की लगी है तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वह है केवड़िया गुजरात में। सबसे बड़ी प्रतिमा है दुनिया की। एक वीरान जगह को टूरिज्म का दुनिया का सबसे बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राष्ट्र नायकों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, यह मोदी जी ने किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस तो चाहती भी नहीं थी कि लौह पुरुष को सम्मान मिले। याद करिए, जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन जाएगा, 15 राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। 14 राज्यों ने प्रस्ताव दिया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया गया। बहन और भाइयों, ये लोग लौह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते हैं, क्या सम्मान दे पाते हैं। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्य रहा हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य, मऊ जहां उनका जन्म हुआ था वहां भव्य स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा जिस भवन में रहकर के अर्जित की थी, उस भवन में जब ब्रिटिश सरकार उसको बेच रही थी तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीम भेज करके उस भवन को खरीदा। उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक शोध केंद्र के रूप में से विकसित करने का काम भी इंग्लैंड की धरती पर किया है। बहन और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिल्ली में रह करके अपना सार्वजनिक जीवन जिस भवन में रह करके व्यतीत किया था, उस भवन में रह करके उस भवन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इंटरनेशनल सेंटर के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब ने नागपुर में जहां दीक्षा ली थी, दीक्षा भूमि में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो, या उनकी अंतिम यात्रा जिस मुंबई में निकली थी वहां पर चैत्य भूमि पर भव्य स्मारक और बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना का काम भी मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पंच तीर्थ का निर्माण अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। यही नहीं, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम भी अगर किसी ने किया है, ये मोदी जी ने किया है। ये काम भी मोदी जी ने किया है।
नेमिषारण्य, इसकी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने का काम हो रहा है। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। देवा शरीफ में यहां पर हो या महादेवा को भव्य स्वरूप देने का काम हो, यह काम भी हमने किया है। यह भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। लोधेश्वर महादेव में कॉरिडोर का निर्माण और काशी की तर्ज पर ऐसे गोला गोकर्णनाथ में भी वहां पर कॉरिडोर के निर्माण का काम भी अगर कोई कर रहा है तो डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के विकास का कार्य भी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत और मेरी प्रतिबद्धता थी। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र के तह तक जाएगी और इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सबके साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहे। हम कहते हैं द्यो शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आपः शांति ही, औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर, जहां मेरा जन्म हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी, जो मेरी कर्मस्थली है, वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का, उनका जीवन, विजडम,
सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है, वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं, बल्कि मानवता की भलाई से होती है। साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।